हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में। ये चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ उसके मैनेजमेंट के बारे में बताता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक प्लांट, ह्यूमन, एनिमल, ये सब क्या है, उनको रिक्वायर होता है फूड का, सो दैट कि उनको एनर्जी मिल सके और हमारा बॉडी जो है वो जो डिफरेंट फंक्शंस करता है लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रिएशंस वगैरह, उसके लिए उसको एक सफिशेंट अमाउंट में एनर्जी मिल सके ताकि वो हमारे बॉडी फंक्शंस को कर सके। इसके लिए क्या चाहिए, हमको फूड चाहिए। फूड कैसे ऑब्टेन्ड होगा, तो बाय द प्रोडक्शन कैसे करेंगे, तो एग्रीकल्चर। अब हम थोड़ा सा एग्रीकल्चर का हिस्ट्री देखते हैं। पहले के जब हम एंशियंट एरा देखते हैं तो उस समय जो लोग थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक दैट मीन्स कि दे आर एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो लोग घूमते रहते थे इन द सर्च ऑफ फूड, और वो कच्चा सब्जी या फल खाते थे। फिर बाद में वो लोग हंटिंग करना शुरू किए, वो हंट करते थे एनिमल्स को और फिर खाते थे। फिर बाद में वो लोग समय जैसे जैसे बीतते गया वो लोग लैंड कल्टीवेशन की तरफ मूव किए, राइस और वीट का प्रोडक्शन करने लगे, वहाँ से जन्म होता है एग्रीकल्चर का। अब हम आते हैं थोड़ा सा कि क्रॉप होता क्या है। देखिए, हम एक सिंपल एक गमले में गए, अगर हम उसमें 10-20 अगर हम सीड सोन कर देते हैं तो वो क्रॉप नहीं कहलाता है। क्रॉप का मतलब होता है जब कोई एक बड़े से लैंड एरिया में जब हम कोई सेम टाइप के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, उसको क्रॉप कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में क्या है, यहाँ पर क्लाइमेटिक वेरिएशंस देखने को मिलता है कि यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सब जो है वो वेरी करता है फ्रॉम वन रीज़न टू अनदर रीज़न, और उस बेसिस पे क्रॉप्स को डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा खरीफ क्रॉप एंड द सेकेंड वन इज़ द रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप वैसे क्रॉप होते हैं जो रेनी सीजन्स में शोन किए जाते हैं। इनका टाइम पीरियड होता है जून टू सितंबर, और एग्जाम्पल है पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। और राबी क्रॉप जो है वो वैसे क्रॉप होते हैं जो विंटर सीजन दैट मीन्स कि ठंडी के दिनों में लगाए जाते हैं। इनका टाइम पीरियड होता है अक्टूबर टू मार्च, और एग्जाम्पल हो जाएगा आपका व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इनके साथ ही कुछ ऐसे भी दलहन और सब्जियां होती हैं जिनको कि गर्मी के दिनों में लगाए जाते हैं। अब हम आते हैं थोड़ा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि क्रॉप प्रोडक्शन करने के जो अगर देखिए, अगर हम एक सिंपल जब हम कोई एक गमले में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं तो क्या करते हैं, हम पहले उस पॉट को या गमले को हम उसको पहले प्रिपेयर्ड करते हैं। जस्ट लाइक दैट क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए भी वो कुछ नीड करता है या इन्वॉल्व करता है सेवरल एक्टिविटीज, और वैसे एक्टिविटीज़ जिसको कि हम क्रॉप कल्टीवेशन से पहले करते हैं उसको हम लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से कहते हैं। ये कुछ टाइप्स में है। पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकंड है, हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं, बेसिकली हम सॉइल को प्रिपेयर्ड करते हैं। सेकंड है हमारा शोइंग, हम लोग उसमें बीज जो है सॉइल में शो करते हैं। थर्ड है हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, इसमें हम सॉइल में खाद और फर्टिलाइज़र, यूरिया, ये सब हम लोग फील्ड में या सॉइल में मिलाते हैं। फोर्थ है हमारा इरिगेशन, जो सॉइल है उसको हम वाटरिंग करते हैं। फिफ्थ है हमारा प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, जो अनहेल्दी सीड्स होते हैं जिसको वीड्स कहते हैं, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। सिक्स्थ है हमारा हार्वेस्टिंग, जब क्रॉप हमारा मैच्योर हो जाए तो हम उसको कट कर लें। एंड लास्ट है हमारा स्टोरेज, कट जाने के बाद हम उसको कैसे स्टोर करते हैं। तो ये बेसिकली ये जितने भी 7 पॉइंट्स हैं ये सब हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आते हैं, जो हम लोग कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए हम लोग रिक्वायर्ड करते हैं ये सारे एक्टिविटीज़ को। अब हम एक एक करके सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को एक्सप्लेन करते हैं। पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है, ये सबसे पहला स्टेप है। इसमें हम क्या करते हैं कि लूज जो सॉइल होता है उसको हम लोग लूज और टर्न करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, टिलिंग और प्लॉइंग कहते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि ये 3 चीज़ में ये मदद करता है। पहला तो कि ये रूट को अलाउ करता है टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। सेकंड, ये रूट को अलाउ करता है टू ब्रीथ ईजली, ठीक है।
एंड थर्ड है कि वो जो लूजन सॉइल होता है वो हेल्प करता है इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। एंड ये जितने भी अर्थवर्म और माइक्रोब्स होते हैं वो अगेन लूजन करते हैं सॉइल को और ह्यूमस ऐड होते हैं जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल होता है। आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ्रेंड ऑफ फार्मर किसको कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि क्यों हम लोग टर्निंग और लूजिंग सॉइल का करते हैं। देखिए, जो फ्यू सेंटीमीटर होता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल, वो ऊपर जब आने से क्या होता है कि जो नीचे जो न्यूट्रिएंट लेवल है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, वो ऐसा टर्निंग करने से क्या होगा, वो ऊपर आ जाएगा और वो जो फ्यू सेंटीमीटर होगा टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, वो हेल्प करता है प्लांट को टू यूज़ दीज न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ। साथ ही साथ जब हम इस प्रोसेस को करते हैं जिसको कि टिलिंग कहते हैं, मतलब लूजिंग और टर्निंग करते हैं सॉइल को, ऐसा करने से क्या होता है कि कुछ जो सॉइल बिग पीसेस ऑफ सॉइल होते हैं, मतलब जब प्लॉ करने से क्या होता है कि बड़ा बड़ा ढेला जिसको कि क्रम्स कहते हैं वो बन जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस क्रम्स को तोड़ दें ताकि जो हम सीड सोन करेंगे वो प्रॉपरली और ईज़िली उसमें अच्छे से जर्मिनेट कर सके, साथ ही साथ वो हम लोगों को एक बेटर येल्ड दे सके। इसके लिए कुछ एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स दिए गए हैं। 3 बहुत ही मेन इम्पॉर्टेंट टूल्स है। फर्स्ट है हमारा प्लॉ, सेकंड है हमारा हो एंड द थर्ड इज़ द कल्टीवेटर। प्लॉ में क्या होता है कि देखिए, ये प्लॉ है, ये वाले रीजन को हम लोग प्लॉ शाफ्ट कहते हैं और ये हो गया हमारा प्लॉ शेयर। ये वाला जो रीजन है ये मेटल का बना होता है और ये हेल्प करता है वीड्स के रिमूवल में, साथ ही साथ ये हेल्प करता है लूजिंग और टर्निंग के लिए सॉइल का। ये वाला जो एंड होता है ये यहाँ पर टाई अप होता है इन द, कहाँ पर, ये जो जानवर जो जैसे कि बुल और कैमल, उनके कंधे पर ये बांधा जाता है ताकि वो उसको पुल कर सके, पुल करेंगे और प्लॉइंग होगा। सेकंड है हमारा हो, वो भी एक सिंपल टूल है और ये भी हम लोगों का वीड्स रिमूवल के लिए यूज़ होता है और साथ ही साथ लूजिंग करने के लिए। थर्ड है हमारा कल्टीवेटर। इसमें क्या होता है कि जो प्लॉइंग होता है वो यहाँ ये ट्रैक्टर है, यहाँ पर ये प्लॉ जो है वो ड्राइव किया जाता है ट्रैक्टर के द्वारा, जिससे हमारा कि लेबर और टाइम दोनों का ही बचत होता है। सेकंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है हमारा शोइंग। शोइंग क्या है, ये भी एक क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। इसमें क्या करते हैं कि जो गुड क्वालिटी का सीड होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको हम लोग शोन करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब आपकी मम्मी कोई बर्तन में कभी कभी जब चना या मटर की सब्जी बनाने से पहले जब उनको फूलने के लिए रखती हैं, तो जब उसमें पानी डालने से क्या होता है, कुछ जो होते हैं सीड्स, वो क्या होते हैं, ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है कि वो वीक होते हैं, अनहेल्दी होते हैं, इसकी वजह से वो लाइटर इन वेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो फ्लोट करने लग जाते हैं ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। और ये सबसे बेस्ट मेथड है गुड और हेल्दी सीड्स का सिलेक्शन करने के लिए, सेपरेट करने के लिए फ्रॉम द डैमेज्ड वन। शोइंग के लिए टूल्स भी यूज़ होते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल टूल्स का बात करें तो इसमें क्या होता था कि एक फनल शेप का एक टूल होता था जिसमें कि सीड्स को ना 3-4 पाइप्स में भर दिए जाते थे और उसके मतलब एंड पे एक शार्प एंड्स होता था और वो क्या करता था, पियर्स करते जाता था सॉइल में और सीड्स को डालते जाता था। बट प्रेजेंट डेज में अगर हम बात करें तो अभी सीड ड्रिल्स आ गए हैं जिसके थ्रू जो शोइंग है उसको किया जाता है। इसमें क्या होता है कि हम सीड्स को डाल देते हैं और वो क्या करता है, सीड्स को एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे वो सबको डालते जाता है और साथ ही साथ वो सीड्स को कवर भी कर देता है सॉइल से, ताकि जो बर्ड्स वगैरह से जो डैमेज होगा वो ना हो सके। और साथ ही साथ ये एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड्स, मतलब एक ओवर क्राउडिंग जो होना चाहिए प्लांट्स में, उससे भी बचाता है। साथ ही साथ ये हमारा लेबर और टाइम का भी मैनेजमेंट करता है और ऐसा करने से क्या होता है कि जो प्लांट्स
प्लांट्स होते हैं उनको एक सफिशिएंट अमाउंट में जो रोशनी मिलना, सनलाइट मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, जो वाटर मिलना चाहिए, वो सब उनको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट से उसको मैनेज करता है, एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस पे सारे सीड्स को सोन करता है। तो अभी क्या यूज़ हो रहे हैं शोइंग के लिए? सीड ड्रिल्स। हमारा थर्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। इसमें क्या होता है कि हम सॉइल में मैन्योर और फर्टिलाइज़र को मिलाते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये जो न्यूट्रिएंट्स जो सप्लाई करेंगे मैन्योर और फर्टिलाइज़र, ये बहुत ही एसेंशियल होता है प्लांट के ग्रोथ के लिए। क्योंकि कंटिन्यूअस जब हम किसी सॉइल पे जब हम किसी क्रॉप को कंटिन्यू ग्रो करते हैं तो क्या होता है कि जो सॉइल होता है वो हमारा पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में, कुछ न्यूट्रिएंट्स में। तो उस चीज़ को रिप्लेनिश करने के लिए, मतलब उस चीज़ का कमी को दूर करने के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को मिलाते हैं। और ये प्रोसेस, जो मैन्योर को प्रोसेस जो हम मिला रहे हैं उसको हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मैन्योर है वो क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है जो कि प्लांट और एनिमल वेस्ट का डिकम्पोजिशन से बनता है। और ये डिकम्पोजिशन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होता है और ये बहुत ही नेचुरल होते हैं, इसका कोई लॉस नहीं है, कोई हार्मफुल नहीं है। सेकंड है हमारा फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र क्या करता है कि फर्टिलाइज़र, पहली बात तो ये कि केमिकल सब्सटेंसेस होता है, साथ ही साथ ये जो क्या फर्टिलाइज़र होते हैं ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल ले लें फर्टिलाइज़र्स का, तो वो हमारा यूरिया, अमोनियम सल्फेट, फिर हो जाएगा हमारा पोटैश, फिर है एनपीके जिसका हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये फर्टिलाइजर्स भी फार्मर्स को हेल्प करते हैं टू गेट अ बेटर यील्ड। लाइक पैडी और मेज का जब कल्टीवेशन होता है, बट जब हम एक्सेस यूज़ करते हैं ना, क्योंकि पता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो उसी तरह अगर हम फर्टिलाइज़र का भी एक्सेस यूज़ करते हैं तो वो हमारा जो सॉइल का फर्टाइल लेवल होता है उसको वो कम कर देता है। साथ ही साथ ये वाटर पॉल्यूशन का भी सोर्स है और वाटर पॉल्यूशन का सोर्स है। तो इस चीज़ को, मतलब फर्टिलाइज़र को यूज़ को रोकने के लिए या कम करने के लिए क्या करना चाहिए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ग्रो डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। ठीक है, एक क्रॉप अगर हम एक फील्ड में लगा रहे हैं तो दूसरे टाइम पर हम उस फील्ड में दूसरा क्रॉप लगाएं। तो इससे क्या होगा कि जो सर्टेन न्यूट्रिएंट्स जो ख़त्म हो जाता है, जो पुअर हो जाता है, वो उसको रिप्लेनिश करने में हेल्प मिलेगा। ये देखिए कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं फर्टिलाइज़र और मैन्योर के। पहला है हमारा कि फर्टिलाइज़र क्या है, वो इनऑर्गेनिक है, क्योंकि फर्टिलाइज़र हमारा कहाँ बनता है, फैक्ट्रीज़ में बनता है। साथ ही साथ ये कोई, मतलब एनी ह्यूमस डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस, जो कि मैन्योर के केस में क्या था कि लॉट्स ऑफ ह्यूमस ऐड कर रहा था बाय द अर्थवॉर्म एंड द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पर है कि फर्टिलाइजर्स जो है वो रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, whereas मैन्योर इज़ रिलेटिवली लेस रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट। इसमें न्यूट्रिएंट का लेवल जो होता है वो कम होता है। बट साथ ही साथ मैन्योर के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और ये एडवांटेजेस हैं, पहला है कि ये जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है सॉइल का वो बढ़ाता है। दूसरा है कि ये सॉइल को पोरस बनाता है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। क्या, क्योंकि पता है कि जो एयर, जो एटमॉस्फेयर में हमारे जो गैसेस होते हैं उसमें भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ऐसा होने से क्या होगा, पोरस होंगे तो वो जो गैसियस एक्सचेंज है वो ईजिली कर पाएंगे। थर्ड है हमारा कि जो फ्रेंडली माइक्रोब्स होते हैं उसके नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा जो सॉइल है उसमें ह्यूमस ऐड होगा। एंड लास्ट है कि ये जो हमारा सॉइल का टेक्सचर होता है उसको भी इम्प्रूव करता है। अब आते हैं हम अपने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के फोर्थ पॉइंट पे, जो है इरिगेशन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वाटर जो है वो बहुत ही एसेंशियल होते हैं जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, और इरिगेशन का मतलब ही होता है टू द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट द डिफरेंट इंटरवल्स। जब हम वाटरिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो वाटरिंग करने से जो हमारा सीड है उसके जर्मिनेशन में हेल्प मिलता है।
दूसरा, जब हम उसमें फर्टिलाइज़र मिलाते हैं तो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स आते हैं, और जब हम पानी देते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स वाटर के साथ डिसॉल्व हो करके फिर वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है। तीसरा फ़ायदा ये है इरिगेशन का कि वो मेंटेन करता है मॉइस्चर ऑफ द सेल फॉर द हेल्दी क्रॉप्स। जब हम पानी देते हैं तो वो क्या करता है, उसका जो हेल्दी क्रॉप होता है उसकी भी ग्रोथ को वो मेंटेन करता है, अच्छे से रखता है। बट एक और चीज़ ध्यान रखने की बात है कि जो टाइम और फ्रिक्वेंसी होता है इरिगेशन का वो वैरी करता है फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप एंड ऑल्सो फ्रॉम सॉइल टू सॉइल एंड ऑल्सो फ्रॉम फॉर द सीज़न टू सीज़न। क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है कि जो रेट ऑफ एवापोरेशन होता है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो फ्रिक्वेंसी होता है वाटरिंग का वो भी हाई हो जाता है इन द समर डेज। अब हम देखते हैं कि सोर्सेस ऑफ इरिगेशन कौन कौन से हैं। पहला है हमारा वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, लेक, रिवर, डैम्स एंड कनाल्स। अब हम देखते हैं कि इरिगेशंस के मेथड क्या क्या है। तो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड का देखें तो उसमें क्या होता थे, जो वाटर हमारा वेल्स और लेक और कैनाल्स में होते थे उनको डिफरेंट मेथड से लिफ्ट किया जाता था। ठीक है। और उसके लिए क्या करते थे कि कैटल और ह्यूमन लेबर को यूज़ किया जाता था। ये मेथड था तो बहुत ही सस्ता बट उतने एफिशिएंट नहीं थे। और इसमें ट्रेडिशनल वेज कौन कौन का थे, तो पहला था हमारा मोट, ये रहा मोट जिसको कि पुले सिस्टम भी कहते हैं। सेकंड है हमारा चैन पंप, थर्ड है हमारा ढेकली एंड द फोर्थ इज द राहत, लेबर सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है। ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड के बाद हम आते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें हमारा दो सिस्टम को रखा है। पहला है हमारा स्प्रिंकल मेथड एंड द सेकंड इज द ड्रिप सिस्टम। तो देखते हैं स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है कि ये सिस्टम जो है ना वो ये वहाँ पर यूज़ होते हैं जहाँ पर जो लैंड है वो उबड़ खबड़, जहाँ मतलब अनइवन लैंड होते हैं वो वहाँ पे, या फिर और साथ ही साथ वहाँ पर जहाँ पर पानी उतनी सफिशेंट नहीं होते वहाँ पर ये मेथड यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पाइप होते हैं उनको परपेंडिकुलर प्लेस किया जाता है और उनके जो टॉप है यहाँ पर रोटेटिंग नेज़ल होता है और ये कनेक्टेड होता है हमारा मेन पाइप से। ठीक है। जब पानी अलाउ करना होता है, मतलब इरिगेशन के लिए जब अलाउ करना होता है तो बाय द हेल्प ऑफ पंप हम उसको वाटर अलाउ किए तो ये जो रोटेटिंग नोज़ल होता है वो स्प्रिंकल करता है प्लांट्स पे जैसे कि बारिश हो रहा होता है। ठीक है। और ये जो मेथड होता है ये सैंडी सॉइल्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। सेकेंड सिस्टम है हमारा ड्रिप सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप एट कहाँ पर, तो एट द पोजीशन ऑफ द रूट, जहाँ पर रूट है वहीं पर ड्रॉप बाय ड्रॉप वहाँ पर वाटर गिरता है। और ये बहुत ही ऐसा इसी की वजह से इसका नाम ड्रिप सिस्टम भी पड़ा। और ये बहुत ही बेस्ट टेक्निक होता है फॉर वाटरिंग ऑफ फ्रूट प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। और ये वैसे जगह के लिए वरदान है जहाँ पर वाटर का अवेलेबिलिटी बहुत ही कम है या बहुत ही पुअर है, वो वैसे रीजन्स के लिए ये आशीर्वाद है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी वेस्टेज नहीं होता वाटर का और ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर जो है वो क्रॉप के रूट में मिलते रहता है। अब हम आते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के फिफ्थ पॉइंट पे जो है प्रोटेक्शन ऑफ वीड। इस प्रोसेस को वीडिंग भी कहते हैं जिसमें कि रिमूवल ऑफ वीड होता है। क्या होता है कि जो क्रॉप के साथ कुछ अनडिज़ायरेबल प्लांट्स भी ग्रो कर जाते हैं उसी को वीड्स कहते हैं और इसी को रिमूव करना होता है। बेस्ट टाइम अगर हम देखें इनका वीडिंग के लिए तो वो होता है उनका फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले। उसके लिए क्या करना चाहिए, करना इसलिए चाहिए, क्या करना चाहिए, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि जो मैनुअल रिमूवल होता है, ठीक है, और वो भी खुरपी या सीड ड्रिल की हेल्प से होगा। दूसरा है हमारा कि हम उस पर कुछ केमिकल्स जो हैं जिसको 2,4-D, उसको वेडिसाइड जिसको कहते हैं, वेडिसाइड्स लाइक 2,4-D उसको स्प्रे किया जाता है। बट ध्यान देने लायक है क्योंकि ये फार्मर्स के हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। सो केमिकल छिड़काव के समय जब स्प्रे करते हैं केमिकल फार्मर तो उनको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। दे शुड कवर देयर mouth and nose with a piece of cloth during the spraying this chemical.
और वीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो अनडिज़ायरेबल प्लांट होते हैं वो compete करने लगेंगे डिज़ायरेबल क्रॉप प्लांट के साथ वाटर, न्यूट्रिएंट और स्पेस, लाइट्स के लिए। तो उससे क्या होगा कि जो हमारा ग्रोथ होगा क्रॉप का वो उससे प्रभावित होगा, और वो जो वीड्स होते हैं वो इंटरफेयर करेंगे इवन इन द हार्वेस्टिंग, जो कि बहुत ही पॉइजनस होते हैं जानवर के साथ साथ इंसानों के लिए भी। हमारा 6th एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है हार्वेस्टिंग। जब हम सीड को सोन कर दिए तो जब 3 से 4 मंथ का हो जाता है तो जो हमारा सीरियल क्रॉप्स होते हैं वो मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर होने के बाद जब वो कट करते हैं ना उस क्रॉप का, उसको हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, हमारे देश में हार्वेस्टिंग जो है वो ये रहा सिक्कल, इसके द्वारा होता है, या फिर एक मशीन है जो कि हार्वेस्टर, उसके द्वारा भी हार्वेस्ट किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कट जाने के बाद जो क्रॉप होते हैं उनको चाप से अलग, मतलब भूसा से अलग करना होता है, तो उस प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं, और वो जो मशीन जिसके सहायता से हम थ्रेसिंग करते हैं उसको कंबाइन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया, कट हो गया हमारा, उसके बाद हम उसको चाप से अलग भी कर लिए। बट जो थोड़े मतलब वैसे किसान जिनके पास की बहुत कम ज़मीन होता है, जो कम ज़मीन पे खेती करते हैं, तो वो लोग कैसे करते हैं सेपरेशन, तो वो लोग विनोइंग प्रोसेस, ये रहा विनोइंग मशीन, इसके द्वारा वो लोग ग्रेन्स को चाप से अलग कर देते हैं। और हमारे देश में जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश एक किसान प्रधान, खेती प्रधान देश है, तो जब एक कड़ी मेहनत के बाद जब एक किसान को अपना फल मिलता है तो वो लोग इस मतलब उनका जब यील्डिंग अच्छा होता है, जब वो हार्वेस्ट करते हैं तो वो लोग इस हार्वेस्ट को एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। और जैसे हमारे देश में त्यौहार में हमारा पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नाबन्या और बिहू जैसे त्यौहार हैं जो कि सेलिब्रेट किए जाते हैं विद अ ग्रेट इंथुजियाज्म के साथ, और जो कि एक किसान के खुशी को व्यक्त करता है। द 7th एंड द लास्ट एक्टिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज स्टोरेज। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब हार्वेस्ट हो जाने के बाद अब वो जो क्रॉप आया है उसको स्टोर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आए हैं उसको वो क्या है, वो उसमें मॉइस्चर लेवल जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। तो अगर हम वैसे ही अगर उसको स्टोर करते हैं विदाउट ड्राइंग तो क्या होगा, वो सड़ जाएंगे या गल जाएंगे, या ऑर्गेनिजम्स जो हैं उसको अटैक करेंगे, साथ ही साथ वो अपना जर्मिनेशन को भी लूज़ कर जाएगा, अपने कैपेसिटी को। तो इसके लिए क्या करते हैं हम कि उनको स्टोर करने से पहले हम उनको प्रॉपरली ड्राई करते हैं सन में, ताकि उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको कम कर सके, जिससे कि उन पे जो इंसेक्ट का अटैक हो वो उससे भी उसको बचाया जा सके। ऐसा करने से जो हमारा ग्रेन है उसको हम बहुत दिनों तक रख सकते हैं, और जिससे हम रख सकते हैं। जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि छोटे मतलब बोरा या सैक वगैरह जो होते हैं उनमें उसमें वो लोग स्टोर करते हैं। बट जो लार्ज स्केल में अगर हम ग्रेन्स को स्टोरेज करना होता है तो वो हम कहाँ करते हैं, तो ग्रेनरीज या सिलॉज में करते हैं। ये रहा सिलॉज, ये, और ये रहा हमारा ग्रैनरीज। इसमें हम सॉइल ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं। उसमें हम नीम की पत्तियों को सुखाकर भी डालते हैं, ताकि उसको फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए घर में भी हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर ग्रेन है तो उसको हम लोग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स हम लोग उसको अलाउ करते हैं, ताकि वो पेस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट किया जा सके। यहाँ तक तो बात हो गई सारे की क्रॉप प्रोडक्शन, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या क्या इन्वॉल्व करता है। जस्ट लाइक दैट जो कोस्टल रीजन्स में जो आदमी रहते हैं वो लोग क्या कंज्यूम करते हैं, मछली वगैरह का। जैसे कि हम लोग जानते हैं मछली क्या है, रिच इन विटामिन डी होते हैं। तो मछली वगैरह जो एनिमल्स होते हैं उनका भी क्या उनके लिए भी एक प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर का प्रोवाइड किया जाता है। और वो कहाँ लार्ज स्केल में जो करते हैं उनको एनिमल हस्बेंड्री करते हैं। बच्चों, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम हो अभी तक इस चैप्टर से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर ज़रूर आएंगे। थैंक यू।